नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर बीजेपी सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि श्याम सिंह राणा और हम इकट्ठे जिला अध्यक्ष भी थे। मैं अंबाला और श्याम सिंह राणा यमुनानगर के जिला अध्यक्ष थे। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पर्ची और खर्ची चलती थी। गरीब का बच्चा सोच भी नहीं सकता था कि वह सरकारी नौकरी कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी और ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे। अब 24 घंटे पूरे प्रदेश में बिजली मिलती है। और वो बोलता था कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप भी लगता है कि मैं त्याग पत्र दे करके सबसे पहले ये देश का प्रदेश का भला करने के लिए वोट नहीं मांगते। ये तो देश और प्रदेश के लोगों के पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए ये सरकार बनाने का काम करते हैं। इस बात को हमने समझना है। आज अगर हम 10 वर्षों में देखें, एक भी जिला मेरे हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4 लेनिंग रोड न लगाओ। भाइयों, अगर इन 10 वर्षों के अंदर देखें, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने अगर चंडीगढ़ से नारनौल जाना होता था 8 घंटे का समय लगता था 2014 से पहले। आज आप 2.5-3 घंटे के अंदर चंडीगढ़ से नारनौल पहुंच जाते हैं। ये गजब का बदलाव देखने को इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के अंदर मिला है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार खरा उतर रही है। इस बात को हमने समझना चाहिए। परंतु इस प्रकार का झूठ बोलना और इस झूठ का आज आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस परिवार में शामिल हो गए हैं। मैं आप सबका पार्टी के अध्यक्ष के नाते दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका इस परिवार के अंदर शामिल हुए हैं। आप सबको इस आगमन के ऊपर बधाई भी देता हूं और आप लोगों से एक अपील भी करूंगा, क्योंकि ये ताकत है, ये शक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। कल भी हजारों की संख्या में कांग्रेस के लोग पार्टी को, उनके विचार को छोड़ करके और इतने खुश हो रहे थे, कहने लगे, कहा भाई आनंद आया। हमने तो कहा भारत माता की जय बोल रहे, कहा कि हमने पहली बार कहा देश के नाम के ऊपर कोई जयकारा लगाए, नहीं तो ये जयकारा लगाने से भी हम वंचित थे। इस प्रकार की बात वो कार्यकर्ता बोल रहे थे। दम घुट रहा था उनका, कांग्रेस पार्टी में दम घुट रहा था। परंतु आज उन्होंने ये महसूस किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सम्मान, वो बात आज हमें बोलने को मिल रही है। और भाइयों, मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि इतनी भारी संख्या, भाइयों 2.5-3 महीने रह गए। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से एक बात कह रहा हूं कि भाई हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी के सम्मान के अंदर हम कमी नहीं छोड़ेंगे। हर व्यक्ति के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने सतीश पुनिया को हरियाणा बीजेपी का प्रभारी बनाया है, तो वहीं सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। जुलाना पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जननायक जनता पार्टी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जुलाना विधायक अमरजीत डांडा भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए मीटिंग की गई है और 11 अगस्त को एक मीटिंग जो है वो जननायक जनता पार्टी के महासचिव डॉक्टर अजय चौटाला के नेतृत्व में जींद में की जाएगी, जिसमें जुलाना हल्के के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये मीटिंग 11 अगस्त को जींद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से एकत्रित होने का संदेश देते हुए जोश भरकर आने वाले विधानसभा चुनाव में जेजेपी एक बार फिर से मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ता तैयार रहे। का सामना करूंगा मैं,
जो अपने 11 तारीख की मीटिंग है जो राष्ट्रीय जी नेतृत्व में मीटिंग हुई है जिला सत्र पर, अभी चुनाव भी दिनों में विधानसभा के, उसको अपने वोटरों को तालमेल करके कैसे विचार विमर्श करना, कैसे आगे इलेक्शन करना है। तो लोग उस बाद जो इलेक्शन था नहीं, उसमें लोग कुछ हमारे साथी थे, दूसरे बीजेपी कांग्रेस तरफ चले गए थे। कुरुक्षेत्र में सरस्वती बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने सरस्वती नदी का निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों को दिए गए पानी के बहाव को दुरुस्त करने के आदेश भी दिए हैं। बरसात के मौसम को लेकर प्रशासन एवं विभाग को सतर्क रहना होगा। धूमन सिंह किरमच ने यह भी कहा कि सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र की लाइफलाइन है। बरसात का पानी के साथ साथ पूरे शहर का पानी भरा हुआ है। हम नरकातारी गांव में यहाँ पर इस वक्त हैं और नरकातारी के गांव के सरपंच और सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर सफाई का इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और अब की बार अंदर मशीन घुसाकर सरस्वती के अंदर सफाई की गई है, इससे बहुत सेटिस्फैक्शन है और मुझे लगता है कि अब की बार किसी भी तरह की दिक्कत बरसात के दिनों में नहीं आएगी। सरपंच साहब यहाँ पर खड़े हैं, एक बार ये भी बात करें। हाँ जी, श्री दुम में केर सिंह सरपंच नरकातारी, दुमन सिंह और एससी और एसडी प्रयास एक्शन साहब के प्रयास से बहुत बढ़िया काम हुआ और 3 मशीनें इन्होंने बुलाई। हमने जो एक बार प्लानिंग बनाई थी कि हम दोनों तरफ सरस्वती के पैदल चलने का रास्ता जो बनाएंगे, उसके ऊपर अब की बार पूरा अच्छी तरह से काम हुआ है और मैं बधाई भी देता हूं, सरपंच साहब का धन्यवाद भी करता हूं और हमारे पुराने सरपंच साहब भी सभी ये अपनी तरफ से भी इसमें सहयोग कर रहे हैं कि ताकि एक पैदल चलने का रास्ता जो है सरस्वती के ऊपर मोटरसाइकिल और साइकिल का जो है वो बन जाए, ताकि एक लोगों का आने जाने का एक रास्ता और डेवलप हो जाए। बारिश के चलते फरीदाबाद के सीकरी गांव में मकान का छज्जा गिरने से 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया है। पुलिस ने मकान मालिक पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कैसे गिरा, क्या कुछ पता लगा, कौन उसके नीचे? अपने आप गिर गया। अच्छा। हाँ। बारिश की वजह से गिरी है? हाँ, बारिश की वजह से शायद। अच्छा। हाँ। कमजोर बिल्डिंग कह सकते हैं, मतलब कमजोर छज्जा और का? हाँ, कमजोर बहुत था। उस पे पहले भी ऐसा करके हिलाता था तो वो हिलता था दीवार पूरा। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे थे उस टाइम नीचे? 3 बच्चा। तीनों क्या क्या नाम है बच्चों का? एक बड़ी वाला का नाम है आकाश, उसके बाद लड़की का मुस्कान और छोटा वाला लड़का का अधिक। तीनों बच्चे डेड हो गए? हाँ। छज्जा था, ये छज्जा गिर गया था ये बारिश की वजह से। अच्छा। हाँ जी, ये बच्चे बैठे हुए थे, ये किराए पे रहती हैं, इसमें 10 फैमिली रहती है। अच्छा। हाँ, और इसमें जैसे 3 बच्चे मौके पर ही उनकी मौत हो। क्या क्या नाम था बच्चों के, कहाँ के रहने वाले थे कुछ? ये बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा। इसमें कितने परिवार रहते थे? इसमें 10 परिवार रहते हैं, 10 कमरे बने हुए हैं अटैच। अच्छा। हाँ, तो ये किस टाइम हुआ था ये हादसा? ये शाम को हुआ था। शाम को हुआ था। फिलहाल बच्चों बाकी किसी और चोट तो नहीं लगी है इसके अलावा? बाकी किसी को नहीं लगी। पुलिस महानिरीक्षक कुलविंदर सिंह ने पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के साथ में थाना समालखा का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अनुसंधानकर्ता की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया है, साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की है। पुलिस महानिरीक्षक कुलविंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने थाना में साफ सफाई दुरुस्त पाए जाने का जो है उस पर सराहना भी की है। थाना परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। अभी तो मैं ज्वाइन किया है, मैं देख रहा हूँ मैंने यहाँ क्या काम कर रहे हैं, मुलाजिम कैसे रह रहे हैं,
के किस हालात में काम कर रहे हैं इनको देख रहे हैं और अभी आगे काम करेंगे इसी के ऊपर। एसपी साहब मेरे साथ है, हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं पर हम कार्रवाई करेंगे। सिमालका की पॉपुलेशन देख के 2 थाने की आवश्यकता है यहाँ पे कुल एक ही थाना सिमालका में। यार वो एक डिफरेंट इशू है, वो अगर हमारे को यहाँ पे लगेगा तो नीचे से प्रपोजल आएगा, वो क्राइम और पॉपुलेशन के हिसाब से फिर पुलिस स्टेशन बनते हैं, उसी हिसाब से इसको भी बना देंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। बेदी ने तीनों बीजेपी मंडलों की बैठक ली है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंचकुला में आगमन के बाद में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। लोगों एवं मतदाताओं को बीजेपी से कैसे जोड़ना है, इसके लिए भी विशेष रणनीति पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को दी गई है। बीजेपी के लोग अब धरातल पर जाकर लोगों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बीच में रहेंगे। बीजेपी ने भी शुरू किया है और अब लक्ष्य विजय अभियान, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने वीरवार को भी मंडल बैठक की और पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। पूर्व मंत्री जी के अध्यक्षता में नली मंडल की यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विधानसभा चुनाव की हमने रूपरेखा तैयार की है। सभी गांव में हर कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई है। बूथ बूथ पर जाकर गांव गांव चलो अभियान हमने एक शुरुआत की है। सभी कार्यकर्ता हर बूथ पे जाके फीडबैक लेके आएंगे वहां पे कि लोकसभा में चुनाव में हमारे पास क्या कमी रही और विधानसभा में कहां पे हमें जो चुनाव की हमें मेहनत करनी है, कौन सी वोट कहां पे है, सभी की समीक्षा करके जो हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं बूथ कमेटी पे कार्यकर्ताओं की, वो एक हफ्ते के अंदर हमें रिपोर्ट देंगे आकर। अमित शाह जी 29 तारीख को पंचकुला में आए थे। उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया था कि आने वाले चुनाव के लिए हमने प्रत्येक बूथ पर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाना है। प्रत्येक मतदाता से, चाहे वो किसी जाति वर्ग का है, हम जाकर मिलेंगे और उनको आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से और सरकार नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने जो लोगों को राहत दी है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल मजबूत करना, ये सारी योजना के तहत हमारे तीनों मंडलों की मीटिंग पिछले 3 दिन से लगातार चल रही है। चरखी दादरी जिले के गांव घसोला में आपको बताते चले कि 28 जून को अपनी बहन के घर आकर गोली मारकर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी विनोद शंकर ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून को गांव घसोला में अपनी बहन के घर आकर आरोपी ने गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिवार के 3 अन्य सदस्य भी घायल हो गए हैं। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, जिसमें राजस्थान के थाना रत्नगर पुलिस ने हथियार के साथ काबू किया। चरखी दादरी पुलिस ने आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर भी लेकर आज चरखी दादरी अस्पताल में अदालत में आपको बताते चले कि पेश किया है, जहां पर 4 दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल की गई। आरोपी से गहनता से पूछताछ भी जारी है। ये 28/6/2024 के रात की घटना है। करीब 2:45 पर एक साकेत नाम का एक लड़का है गोपाल गांव का, और घसोला गांव में इसकी सिस्टर आशा नाम की इसकी सिस्टर जो है वो रजत नाम के लड़के के साथ शादीशुदा है। तो उससे इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट था और इसलिए इसी 28 तारीख की रात को आता है, वहाँ से दिल्ली से एक कैब को हायर करके ले जाता है और यहाँ आकर के उस गांव के पास ही दादा होटल के पास उस कैब को छीन लेता है। तो फिर गांव के मकान पे जाता है और मकान पर जा करके वहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है, जिसमें मौका से हमें 21 खाली खोल राउंड हुए हैं और 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। और जो फायरिंग जो उसने की उसमें छोटे लाल नाम के व्यक्ति के ऊपर किस्ते में इसका दादा लगता है। उपमंडल घरौंदा के कुटेल गांव में परसों रात को हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मचारी एएसआई संजीव की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई गई। संजीव 2002 से हरियाणा पुलिस में है और ऐसे में वो करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में तैनात रहा और जिस
केस में वो जांच कर रहा था, वो केस भी देखे जाएं तो कहीं कोई बात तो नहीं है। वहीं संजीव का भी बेटा कनाडा से आया, उसके बाद ही आज अंतिम संस्कार हुआ। बेटे ने संजीव कुमार अमर रहे के नारे भी लगाए। वहीं हरियाणा पुलिस के जवानों ने भी संजीव कुमार को श्रद्धांजलि दी है। इस दुख की घड़ी में गड़ौदा से विधायक हरविंदर कल्याण भी पहुंचे और कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ये घटना घटी है, वास्तव में दुखद है परिवार के लिए, समाज के लिए, और पुलिस इसमें मुस्तैदी से लगी हुई है और जो भी इसके अंदर संलिप्त होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्राइम लगातार बढ़ता है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो भी इस प्रकार की घटना है उसमें बड़ी मजबूती से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अगर कोई से बड़ी क्षति और क्या हो सकती है, जब मतलब मुलाजिम भी सुरक्षित नहीं है तो और अब तक कोई इसका सुराग नहीं मिला, तो मैं तो कहूँगा इससे बड़ी कोई क्षति नहीं हो सकती और जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और अब तक तो पकड़ा जाना चाहिए था। देखो मतलब घर में आके एक गोली मारना मतलब कितनी बड़े हमारे दुर्भाग्य की बात है। मैं तो परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और जल्द से जल्द ये चाहूँगा कि इसमें जो भी दोषी है जिसने काम किया उसको सख्त से सख्त सजा मिले। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सहनशीलता, ड्यूटी के प्रति बड़ा वफादार, कोई किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं, किसी से कोई वाहियात की, किसी से कोई बद बातें नहीं, बिल्कुल अपने काम से थी काम। बहुत अच्छा लड़का था, इससे बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी। पूरी हरियाणा पुलिस के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको लगता है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े? बिल्कुल जी, पकड़े जाएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। 2 दिन आगे पीछे, लेकिन अपराधी कभी बचता नहीं। कोई रंजिश हो सकती है? कोई ऐसे लगी रंजिश, क्योंकि इससे इस टाइप का लड़का था ही नहीं। अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। उनका जो बेटा था संजीव जी का, वो आज ही कनाडा से सुबह के टाइम में आया था और आज संस्कार कर दिए। हमारी 4-5 टीम में इसमें लगी है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम इस पर अपने सफलता हासिल कर लेंगे। पता चल पाया है सर कुछ? अभी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम उसमें काम कर रहे हैं, अच्छा करके दिखाएंगे। कोई रंजिश का मामला? अभी कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई। कोई सीसीटीवी चेक करें ना, जो भी आएगा वो सबको बता दिया जाएगा। खबर नूह से है, जहां पर आपको बताते चले कि पति की हत्या के मामले में पत्नी सहित 2 किन्नरों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि अदालत ने दोषियों को 25,000 रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। साल 2020 में पत्नी ने किन्नरों के संग में षड्यंत्र रचा और पुनहना शहर में वारदात को अंजाम दिया था। मृतक जगदीश के भाई राजू के बयान पर पुनहना शहर चौकी पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित करीब 1 दर्जन से भी अधिक आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत में विशेष अभियोजक जगवीर सिंह ने भी बताया कि मृतक के भाई राजू ने पुलिस में शिकायत भी दी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। जी, आज माननीय अदालत ने 3 लोगों की लाइफ इम्प्रिजमेंट करी है, पूरी लाइफ कन्विक्शन करी गई है उनकी, जिन्होंने जगदीश थे उनका मर्डर कर दिया था। जो इंसिडेंट की हम बात करें तो जो इंसिडेंट था वो 24 दिसंबर 2020 का था, जो ग्रेन मार्केट पुनाना का वार्ड नंबर 1 है, जहाँ पे जो कांता है अक्यूज्ड और एक काजल है और एक सीमा है, इन्होंने उनका मर्डर कर दिया था। कितने इसमें आरोपी थे और कितनों को जो है इसमें सजा भी दी है? There are 3 accused in the case, and one of the accused, Kanta, is the wife of the deceased.
रेलवे ने आम जनता को सुविधा देने के लिए अंडरपास कई जगह बनाए हैं जिससे लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन अभी तक जितने भी रेलवे ने अंडरपास बनाए हैं वो लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं, क्योंकि अंडरपास में पानी भर जाता है। हालांकि रेलवे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि इसमें पानी ना भरे, इसके लिए भी उन्होंने वहां पर हेल्पलाइन नंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर ये समस्या हर समय बनी रहती है, जिसको लेकर डीआरएम का भी कहना है कि वहां पर पंप का इंतजाम किया गया, कई जगह पर वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये दिल्ली जो अंडरपास है, यहाँ से सारे रेलवे कॉलोनी वाले, चंद्रपुरी, सुंदरनगर, दूधला मंडी, हजारों की संख्या के अंदर यहाँ से जो है लोग निकलते हैं। और ये जब से बना, जब से इसमें पानी रिसता रहता है, पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, निकल तो जाता है, लेकिन बरसातों में बहुत दिक्कत आती है। बरसातों में यहाँ पानी एक एक दो दो दिन नहीं निकलता, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। ऐसी सहारनपुर के अंदर जो ब्रिज है वहां भी यही है, वहां भी ये दिल्ली जो अंडरपास है, यहाँ से सारे रेलवे कॉलोनी वाले, चंद्रपुरी, सुंदरनगर, दूधला मंडी, हजारों। अरे भाई जी क्या नाम है, यहाँ पानी भी सिर्फ 2-4 दिन से रुका हुआ है, बाकी हमेशा ही पानी भर रहता है यहाँ पे। कभी निकल आने वाले जाने को दिक्कत भी होती है, काफी भी इसी में निकल जाते हैं, बाइकें भी खराब हो जाती है उससे। ये देखो आप, यहाँ बाइक का ये भी गल गया, यहाँ से ऊपर से घूम के जाना पड़ता है। यहाँ पानी बरसात के लिए भरा ही रहता है, बस अब 2-4 दिन से ये पानी सूखा हुआ है यहाँ पे। राजपुर में इतना ही, नमस्कार।